नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं आदित्य L1 मिशन के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि अभी 23 अगस्त को ही इसरो ने चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कर एक ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की और ऐसा करने वाला भारत विश्व का पहला राष्ट्र बन गया। ठीक है, इसी क्रम में इसरो एक बार फिर से इतिहास रचने जा रहा है और चंद्र विजय के बाद अब बारी है सूर्य की ओर। आइए समझते हैं इस मिशन के बारे में। इस मिशन में हम जिस रॉकेट का प्रयोग कर रहे हैं वो है PSLV C57 यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कार 57 क्रम की। इस सैटेलाइट में 4 स्टेजेस में फ्यूल भरा रहता है 1, 2, 3, 4 और जो सबसे ऊपर टॉप वाला पार्ट है यहाँ पर सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट को प्लेस कर दिया जाता है। यह रॉकेट वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा सफलतम रॉकेट है और इसके सक्सेस होने के चांस 95% से भी ज़्यादा है। आदित्य L1 मिशन जो है ये भारत का पहला मिशन है जो सन को स्टडी करेगा। जैसे चंद्रयान चांद पर लैंड किया था वैसे आदित्य सूर्य पर लैंड नहीं करेगा बल्कि दूर से ही सन का स्टडी करेगा। इनफैक्ट यह स्पेसक्राफ्ट सन के तुलना में पृथ्वी से ज़्यादा नज़दीक होगा। यह पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर होगा। ठीक है, यहाँ तक पहुँचने में इसे करीब 125 दिन का समय लगेगा और 15 लाख किलोमीटर दूर इसको एक लैग्रेंज पॉइंट पर प्लेस कर दिया जाएगा। ठीक है, ये लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है इसे समझते हैं। लैग्रेंज पॉइंट का अर्थ ये है कि पृथ्वी के आउटसाइड यानी स्पेस में ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां दो सेलेस्टियल बॉडी यानी खगोलीय पिंड के बीच जो गुरुत्वाकर्षण फोर्स यानी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो बैलेंस आउट कर जाता है। आसान भाषा में कहें तो दोनों सेलेस्टियल बॉडी के बीच का जो गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, ऐसे में इस जगह पर ऑब्जेक्ट को यानी स्पेसक्राफ्ट को सैटेलाइट को प्लेस करने में स्टेबिलिटी अधिक मिलती है और फ्यूल की भी बचत होती है। ठीक है, लैग्रेंज पॉइंट पर प्लेस करने का दूसरा फ़ायदा यह भी है कि स्पेसक्राफ्ट लगातार ऐसी स्थिति में होगा जहां सूर्य और पृथ्वी दोनों को देखा जा सकेगा और इसका मतलब यह है कि कभी भी एक दूसरे की शैडो में पृथ्वी व सूरज छुपेंगे नहीं। इस डायग्राम से समझते हैं, ये है अर्थ और ये है सन। ठीक है, तो सन का ये है ग्रेविटी यानी अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स यहाँ तक है और सन का ग्रेविटेशन फोर्स यहाँ तक है। ये सन की ग्रेविटी है, ये अर्थ की ग्रेविटी है। तो ये वो पॉइंट है L1 जहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करने वाले हैं और यहाँ पर दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो शून्य हो जाएगा और इस पॉइंट पर ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। ठीक है, ऐसे ही 5 लैग्रेंज पॉइंट होते हैं जहाँ पर दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो ज़ीरो हो जाता है और इस पॉइंट पर हमें ऑब्जेक्ट को प्लेस करने में ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलती है। अब बात करते हैं सन की स्टडी में, यानी जो हमारा स्पेसक्राफ्ट है वो क्या स्टडी करेगा सन की। उससे पहले हमें ये समझना होगा, सन के बारे में समझना होगा और सन के बारे में समझने से पहले हमें अर्थ के बारे में समझना होगा। जैसे कि अर्थ को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे इनर पार्ट जो होता है वो कोर होता है, बीच का पार्ट मेंटल और ऊपर का पार्ट क्रस्ट। ठीक है, और इसके ऊपर एटमॉस्फेयर होता है। आप इस डायग्राम में समझ सकते हैं, कोर, मेंटल और क्रस्ट। ठीक है, ऐसे ही सन के सबसे इनर पार्ट में कोर होता है, उसके बाद रेडिएटिव जोन, फिर कन्वेक्शन जोन, फिर फोटोस्फीयर, उसके बाद क्रोमोस्फीयर और सबसे आखिरी में कोरोना। ठीक है, तो अभी हमने जैसे कहा कि अर्थ के अंदर अलग अलग लेयर्स होती हैं, ऐसे सन के अंदर भी अलग अलग लेयर्स होती हैं। सबसे अंदर जो लेयर होती है कोर, वह सन का वह भाग होता है यानी ये वाला पार्ट, या सन का वह भाग होता है जहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूज़न की रिएक्शन होती है। यानी
ये वाला पार्ट सर्वाधिक गर्म होता है। यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूज़न की रिएक्शन होती है, जहाँ पर न्यूक्लियस आपस में जुड़ करके एक बहुत हैवी अमाउंट में एनर्जी पैदा करते हैं, और ये एनर्जी सन और स्टार में ही पैदा हो सकती है। सन और स्टार में ही पैदा हो सकती है। ठीक है, इसी एनर्जी से सनलाइट निकलती है और एनर्जी भी पैदा होती है। ठीक है, कोर का टेम्परेचर करीब 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। इसके एकदम बाहर रेडिएटिव जोन, इसके बाद कन्वेक्शन जोन और इसके ऊपर फोटोस्फीयर। इवन इसे हम सन का सरफेस भी कहते हैं, बट एक्चुअल में देखें तो सन का सरफेस होता ही नहीं। जैसे अर्थ का सरफेस होता है जहाँ पर हम खड़े हैं, ऐसे ही सन के जो सरफेस होता है यानी फोटोस्फीयर, वहाँ पर गर्म गैसें और प्लाज्मा मौजूद है। यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी हद तक कम हो जाता है और इस वाले पॉइंट पे लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है। इसके ऊपर एक और लेयर पाई जाती है, उसका नाम है क्रोमोस्फीयर। यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने लगता है और करीब करीब 20,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक पहुँच जाता है। इसके बाद आखिरी ट्रांजिशन लेयर होती है जिसे हम कोरोना कहते हैं। ठीक है, कोरोना वाला पार्ट बहुत ही गर्म होता है और इसमें प्लाज्मा मौजूद होता है। इसका टेम्परेचर लगभग 1 मिलियन से 3 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या कारण है कि सन का जो कोर है वो इतना ज़्यादा गर्म है। उसके बाद जो इसका आउटर पार्ट है यानी जिसे हम फोटोस्फीयर कह रहे थे, यानी सरफेस कह रहे थे, उसका लगभग जो टेम्परेचर था वो 5500 डिग्री सेल्सियस था, और वापस कोरोना वाला पार्ट जो था वो 1 से 3 मिलियन डिग्री सेल्सियस हो गया है। इसी चीज़ों का अध्ययन करने के लिए हमारा जो मिशन है वो लॉन्च किया गया है। इसके अलावा अन्य देशों के जो साइंटिस्ट हैं वो भी इस पर लगातार रिसर्च करते रहते हैं और सबकी अलग अलग थ्योरी है, लेकिन एक्चुअल में अभी पता किसी को भी नहीं चल पाया है। अगर हम बात करें सूरज को, अगर हम अर्थ से देखें तो जो पार्ट हमें दिखाई पड़ता है वह पहला पार्ट होता है फोटोस्फीयर। ठीक है, वह पहला पार्ट होता है फोटोस्फीयर। और जब सोलर इक्लिप्स होता है तब हमें उसके चारों तरफ, जैसे थोड़ा सा इस प्रकार का, ठीक है, चारों तरफ जो दिखाई देता है रेडिश ग्लो का, वो सोलर इक्लिप्स के अराउंड रेडिश ग्लो का जो दिखाई देता है उसे हम कहते हैं क्रोमोस्फीयर। ठीक है, और जब टोटल सोलर इक्लिप्स होता है तो जो हल्के सा ग्लो बाहर की तरफ दिखाई देता है उसे हम कोरोना कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप कोरोना का डायग्राम देख सकते हैं कुछ इस तरह से, जो लूम्स होती हैं, सन लूम्स, इस तरह से। यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है और प्लाज्मा होता है। जो हमारा आदित्य L1 मिशन है वह इन तीनों स्फीयर यानी फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना की स्टडी करेगा। इसके अलावा सन से निकलने वाली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है, जिसमें गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, विजिबल, इन रेडियो वेव, इन सभी का स्टडी हमारा आदित्य L1 करने जा रहा है। ठीक है, इन सभी की स्टडी करने के लिए इस पर 7 पेलोड्स लगे हुए हैं। ठीक है, 7 पेलोड्स लगे हुए हैं। इनमें से 3 पेलोड्स जो होंगे, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर सोलेक्स, हेलियोस और मैग्नेटोमीटर, ये L1 पॉइंट पर ही प्लेस रहेंगे और ये वहाँ से L1 पॉइंट के चारों तरफ का एटमॉस्फेयर को मेज़र करेंगे। ठीक है, और बाकी के जो पेलोड्स होंगे वो सन की स्टडी करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले वाले पेलोड की, यानी विजिबल इमिशन लाइन कोरोनाग्राफ, यानी इसको शॉर्टकट में वेल्व भी कह सकते हैं। ठीक है, यह कोरोना की लेयर की स्टडी करेगा, ये पहले वाला। ठीक है, दूसरा जो हमने बताया सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर यानी सोलेक्स, और
हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे यानी हेलियोस। यह दोनों सन से निकलने वाली जो एक्सरे हैं इसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप यानी सूट की। ये सन के फोटोस्फीयर की स्टडी करेगा। ठीक है, ये सन के फोटोस्फीयर की स्टडी करेगा सूट। इसके अलावा फोटोस्फीयर की स्टडी के अलावा यह क्रोमोस्फीयर की इमेजिंग भी लेगा। जो सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप शूट है ये सन की फोटोस्फीयर व क्रोमोस्फीयर की स्टडी करेगा और जो क्रोमोस्फीयर है उसकी ये इमेजिंग भी लेगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है आदित्य सोलर विंड प्रैक्टिस एक्सपेरिमेंट यानी एस्पेक्स ये वाला, और प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य यानी पापा। ये दोनों के दोनों सोलर विंड्स की स्टडी करेंगे, सोलर लूम्स की स्टडी करेंगे। ठीक है, और जो आखिरी पेलोड है यानी मैग्नेटोमीटर ये वाला, ये इसका काम है कि ये मैग्नेटिक फील्ड L1 पॉइंट के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी स्टडी करेगा। आई होप आपको सातों पेलोड्स के काम समझ में आ चुके होंगे। ये पेलोड्स हमारे स्वदेशी पेलोड्स हैं। ठीक है, इस प्रकार हमने आपको इस मिशन के बारे में बताया। जो भी हमारे द्वारा आपको जानकारी दी गई आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारा चैनल लगातार विजिट कीजिए। दोस्तों, ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और आपको अगर हमारा काम अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।